गाइस एक चीज तो पक्की है कि इमिग्रेशन कैनेडियन पॉलिटिकल सिस्टम का एक सेंटर स्टेज बन चुका है। अब जब इलेक्शन सर पे हैं, लिबरल्स जो कि करंट कनाडा गवर्नमेंट चला रहे हैं, दे आर बीइंग ब्लास्टेड लेफ्ट राइट एंड सेंटर बाय अनदर पॉलिटिकल पार्टीज बिकॉज ऑफ देयर मिसमैनेजमेंट ऑफ इमिग्रेशन। द मोस्ट प्रोमिनेंट क्वेश्चन जो कि पॉलिटिकल पार्टीज पूछ रही हैं लिबरल से कि आपने क्यों इतनी इमिग्रेशन को अलाउ किया इन कनाडा एट फर्स्ट प्लेस। दूसरी तरफ लिबरल्स डेस्परेटली ट्राई कर रहे हैं इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, इस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए जो कि डीपली इस वक्त अफेक्ट कर रहा है कनाडा इमिग्रेशन सिस्टम को। अब जो डिसीजंस लिए गए हैं, मैं मानता हूं बहुत ही हार्ड डिसीजंस लिए जा रहे हैं, बट एट द एंड हमें यह समझना पड़ेगा कि वट एवर इज कमिंग अवे वी हैव टू एक्सेप्ट दैट फैक्ट, और उसके हिसाब से जो भी स्टेप्स हमें लगता है हमें लेने चाहिए टूवर्ड्स आवर जर्नी फॉर परमानेंट रेजिडेंसी इन कनाडा। पहला सबसे बड़ा जो एक मोटिव है इस गवर्नमेंट का कनाडा इमिग्रेशन रिलेटेड, वो समझना जरूरी है, क्योंकि जो भी हम आगे बात करने वाले हैं वो सब उसी के आसपास घूमेगा। और वो ये है कि कनाडा गवर्नमेंट इस वक्त चाह रहा है कि जितने भी टेम्पररी रेजिडेंट्स इस वक्त कनाडा में हैं या फ्यूचर में जितने भी टेम्पररी रेजिडेंट्स कनाडा में होंगे, ये टोटल परसेंटेज इस वक्त 7% है, जिसको रिड्यूस करके वो 5% करना चाहते हैं। ये एक कनाडा इमिग्रेशन सिस्टम का गोल है। नेक्स्ट 3 इयर्स ने कनाडा गवर्नमेंट ने ये अचीव करना है। Again, I'm telling you, reducing 7% of the total population of temporary residents down to 5%. जब बैंक ऑफ कनाडा ने अपनी रिसर्च की तो उसके बाद उन्होंने कनाडा गवर्नमेंट को बताया कि देखिए, आप जो भी स्टेप्स अभी ले रहे हैं उन स्टेप से आप अपना गोल अगले 3 इयर्स में 5% नहीं पहुंच पाएंगे। और एक बात का आप जरूर ध्यान रखिए, जब तक कनाडा गवर्नमेंट को ये नहीं लगेगा या आईआरसीसी को ये नहीं लगेगा कि हमारा जो टोटल टारगेट 7% से 5% है वो अब अचीव हो सकता है, रिसर्च के बाद वो अगर वो कंफर्मेशन उनके पास नहीं आएगी तब तक कनाडा गवर्नमेंट ऐसे स्टेप्स लेती रहेगी जिससे टेम्पररी रेजिडेंट्स का नंबर रिड्यूस किया जा सके। इसके अलावा गवर्नमेंट का कहना है कि जब कनाडा को जरूरत थी टेम्पररी रेजिडेंट्स की, जब वो क्राइसिस के थ्रू जा रहे थे, तब उन्होंने टेम्पररी रेजिडेंट्स को यहाँ पे इनवाइट किया सो दैट देयर इकोनॉमी कैन बी स्टेबल। और अब सिचुएशन ऐसी है, वो कह रहे हैं कि कनाडा की इकोनॉमी काफी स्टेबल है, काफी अच्छी है, काफी स्ट्रांग है। इसके हिसाब से अब स्टेप्स लिए जाएंगे। मोटा मोटा मतलब ये है कि जब उनको हमारी जरूरत थी उन्होंने हमें इनवाइट किया, जब हमारी जरूरत इतनी नहीं है या कम हो गई है तो उसके हिसाब से कंसिडरेबल स्टेप्स लिए जाएंगे ताकि ओवरऑल परसेंटेज टेम्पररी रेजिडेंट्स का रिड्यूस किया जाए। इसके अलावा कनाडा के एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर ने ये साफ कह दिया है कि देखिए भाई, टेम्पररी फॉरेन वर्कर्स जो एक मेजर है वो एक लास्ट रिजॉर्ट है, लास्ट रिजॉर्ट टू फुलफिल द वैकेंसीज दैट आर मेंट, please do understand, that are actually meant for Canadian citizens or permanent residents. So let me state that I've always been clear that the temporary foreign worker program is and has always been a last resort measure and should never be used to replace Canadian workers who want the jobs, and it should not be used to suppress their wages. That's it. इससे क्लियर वर्डिंग्स नहीं हो सकती है कि पहली प्रेफरेंस हमेशा सिटीजन्स को दी जाएगी या परमानेंट रेजिडेंट्स को दी जाएगी, उसके बाद टेम्पररी फॉरेन वर्कर्स को अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। तो ये एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर ने बिल्कुल साफ कह दिया। चलिए गाइस, अब हम जल्द से एक रिमाइंडर एक दूसरे को दे देते हैं। जो लास्ट मैंने वीडियो में चेंजेस के बारे में बताया था उसके ऊपर 30 सेकंड्स में मैं आपको एक ओवरऑल क्रक्स दे देता हूं। पहला तो ये कि लो वेजेस एलएमआईए का जो ओवरऑल रिडक्शन 20% से 10% कर दिया गया है। मतलब जो कंपनीज में 20% अलाउड था to hire low wage income employees, now that has been reduced by 10%। प्लस तो एलएमआईए की ड्यूरेशन है वो अब 2 साल से 1 साल कर दी गई है। दूसरा पॉइंट ये है कि मेट्रोपॉलिटन एरियाज में बिल्कुल कंप्लीटली रिफ्यूज कर दिया गया है कि लो वेज एलएमआईए दिया जाएगा अगर किसी प्रोफेशन की अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6.5% या उससे ज्यादा है। इसके रिलेटेड एक मैं आपको डेटा शेयर करना चाहता हूं, अभी स्क्रीन पे नजर आ रही है। देखिए यहाँ पे आपको दो सर्कल नजर आ रहे हैं, एक है लाइट ब्लू कलर का और एक है डार्क ब्लू कलर का। जो लाइट ब्लू कलर का डेटा है वो अगस्त 2023 का है।
और जो डार्क ब्लू का कलर का डेटा है वो है अगस्त 2024 का। सो बेसिकली ये कंपैरिजन बताया गया है कि 2023 अगस्त में अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना चल रहा था इन दीज मेट्रोपॉलिटन सिटीज, और अभी अगस्त 2024 के हिसाब से क्या डेटा कहता है। तो जब हम देख रहे हैं लो वेज LMIS की बात कर रहे हैं, तो ये डेटा से हमें स्पेसिफिक ये पता चलेगा कि कौन सी ऐसी मेट्रोपॉलिटन सिटीज है जहां पे लो वेज LMIS अब नहीं दिए जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे ऊपर आता है विंडसर, जिसका अनएम्प्लॉयमेंट रेट अभी 9.2% है एज पर द लेटेस्ट डेटा। सेम गोज विद एडमंटन जहां पे 8.6% है, टोरंटो 8%, ओशवा 7.8%, कैलगरी जो कि एल्बर्टा में आता है 7.5%, सेंट कैथरीन्स नाइग्रा 7.5%, मॉन्ट्रियल 6.8, हैमिल्टन 6.7, लंदन 6.5। तो मतलब लंदन या उसके ऊपर जितनी भी सिटीज मेंशन की गई हैं, ये सिटीज में अब लो LMIA नहीं दिया जाएगा बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज अबव 6.5%। और नीचे कुछ और सिटीज है जो कि 6.5% के नीचे एज ऑफ नाउ, जैसे रिजीना, वैंकूवर, हैलिफैक्स। और जिस तरह अभी लग रहा है, हो सकता है इन सिटीज का डेटा भी काफी तेजी से 6.5% के ऊपर चला जाए। सो दिस इज अ फैंटास्टिक डेटा दैट ओवरऑल रिफ्लेक्ट्स कौन सी सिटीज में ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। तीसरा पॉइंट यह है कि लो वेज LMIS ही नहीं, इवन हाई वेज LMIS के ऊपर भी डिसीजन लिया जाएगा, जिसके बारे में हम इंफॉर्मेशन अगले 2 या 3 महीने के अंदर सुन सकते हैं। नाउ ऑल दीज चेंजेस जो मैंने अभी आपको बताए हैं, दे विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 26 ऑफ सितंबर 2024। अब जो रिसेंट अनाउंसमेंट्स हुई हैं, पिछले हफ्ते ही हुई हैं, उसके रिलेटेड ऐसे 6 मेजर्स लिए गए हैं। उसके ऊपर अब हम कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट तो ये, और बहुत ही बड़ा पॉइंट है, कि अब जितने भी लोगों को क्लोज्ड ओपन वर्क परमिट इशू किया जाएगा, जरूरी नहीं है कि हर किसी के पार्टनर को स्पाउस ओपन वर्क परमिट मिलेगा। इसका मतलब साफ साफ ये है कि वो ही जॉब्स और प्रोफेशंस जो कि इस वक्त कनाडा गवर्नमेंट की लेबर शॉर्टेज में है, उन्हीं क्लोज वर्क परमिट होल्डर्स के स्पाउसेस को स्पाउस ओपन वर्क परमिट मिलेगा। तो अब अगर तो आपका प्रोफेशन डिमांड में है, लेबर शॉर्टेज में आता है, और आपने इवन क्लोज वर्क परमिट ले लिया है, सिर्फ तभी आप समझ सकते हैं कि आपके पार्टनर को स्पाउस ओपन वर्क परमिट मिल पाएगा, अदरवाइज नहीं मिल पाएगा। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन कब है एग्जैक्टली उसकी डेट्स हमारे पास नहीं आई है, बट वी आर एक्सपेक्टिंग दिस टू बी इम्प्लीमेंटेड एनी टाइम लेटर दिस ईयर। अगर आपको याद होगा, मैंने एक वीडियो में पीछे आपके साथ डिस्कस किया था, और ये रूल भी लागू हुआ था, और इस रूल को ज्यादा पुराना नहीं है, ये मेरे ख्याल से 3 या 4 महीने पुराना ही है, कि कनाडा गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि जो भी कैंडिडेट्स कनाडा में मास्टर्स या PhD करने आ रहे हैं, उन्हीं के स्पाउसेस को स्पाउस ओपन वर्क परमिट मिलेगा। बट उसमें भी अब अगला एक अनदर की फैक्टर इंक्लूड कर दिया गया है कि अगर तो आपकी मास्टर्स 16 मंथ्स, आई रिपीट 16 मंथ्स या उससे ज्यादा है, सिर्फ तभी आपके स्पाउस को स्पाउस ओपन वर्क परमिट मिलेगा। अब ये देखिए कितने फ्रीक्वेंटली कनाडा गवर्नमेंट अपने डिसीजंस को अपडेट कर रहा है, जस्ट टू मेक श्योर दैट देयर टारगेट इज बीन रिड्यूस फ्रॉम टोटल टेम्पररी फॉरेन वर्कर्स फ्रॉम 7% to 5%। इसके अलावा इमिग्रेशन मिनिस्टर का कहना है, मिस्टर मार्क मिलर का, कि आउट ऑफ द टोटल टेम्पररी रेजिडेंट्स 50% कंसिस्ट ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट होल्डर्स। अब हमारा तीसरा पॉइंट है वो अब इन रिलेशन टू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है, जिनका कोटा 2024 में 4,85,000 था स्टडी परमिट्स का, वो अब बाय 10% रिड्यूस कर दिया गया है बाय 2025, सॉरी फॉर 2025, दैट विल बी 4,37,000 स्टडी परमिट्स। हमारा फोर्थ पॉइंट इज अगेन रिलेटेड टू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स दैट मूविंग फॉरवर्ड इन 2025, इवन मास्टर्स एंड PhD होल्डर्स को प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर चाहिए होगा, जो कि पहले रिक्वायरमेंट नहीं थी। और जितना टोटल प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर का कोटा है, उसमें से अब 12% रखा जाएगा फॉर मास्टर्स एंड PhD होल्डर्स। हमारा पांचवा पॉइंट, और ये बहुत ही मैसिव अपडेट है रिलेटेड टू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, और वो ये है कि जो भी स्टूडेंट पब्लिक कॉलेज से अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करेगा, अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट करेगा, उनको 3 इयर्स का पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलेगा, लेकिन तभी मिलेगा अगर उनकी स्टडी या जो उनका ग्रेजुएट प्रोग्राम है वो लिंक्ड है
टूवर्ड्स द कैनेडाज लेबर शॉर्टेज ऑक्यूपेशंस। मतलब कि अगर आपने उस तरह की कोई स्टडी की जिसकी कनाडा में डिमांड बिल्कुल नहीं है, तो उस केस में हो सकता है आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट नहीं मिले। सो दिस इज मैसिव न्यूज, दिस इज ह्यूज। ये जो प्रोसेस इंप्लीमेंट होगा दैट विल बी इन लेटर दिस ईयर, बट प्लीज नोट दिस चेंजेस आर टू बी इम्प्लीमेंटेड फॉर द प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स जो कि स्टडी परमिट के लिए अप्लाई करेंगे 1 नवंबर या उसके बाद, 1 नवंबर 2024 या उसके बाद। 6th पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट इज विच इज अगेन अनदर मैसिव अपडेट कि अगर आप कॉलेज से कोई ग्रेजुएट सर्टिफिकेट कर रहे हैं या फिर डिप्लोमा कर रहे हैं, तो उस केस में टू गेट योर पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का टेस्ट देना पड़ेगा, जिसमें आपको CLB 5 की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। और अगर आप यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन डिग्री कर रहे हैं, मास्टर्स या PhD कर रहे हैं, तो उस केस में आपके CLB 7 लाना आपके लिए जरूरी हो जाएगा टू गेट योर पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट। अब इसमें आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए जनरल टेस्ट देना है या एकेडमिक टेस्ट, इसके ऊपर कोई अभी अपडेट नहीं है। वी आर एक्सपेक्टिंग दिस न्यूज टू बी कमिंग सून एज वेल। अब मैं काफी पिछली वीडियोस में आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करता आ रहा हूं कि मेरे को ये बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि पीपल हु कांट इवन अटर अ वर्ड इन इंग्लिश, जो कि इंग्लिश में कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, वो कैसे कनाडा आ जाते हैं। क्या इसका कोई ऐसा रास्ता है जिसके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है? अब इस लॉट को स्पेसिफिकली क्लियर करने के लिए, जो कनाडा आ जाते हैं विदाउट देयर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट, वी नो बाइंग सेलिंग एंड ऑल दैट स्टफ हैपेंस। अब IRCC कह रहा है गाइस, अगर आपने पहले क्लियर किया है तो आई एम श्योर आप दोबारा भी इसको क्लियर कर सकते हैं, सो लेट्स गिव अ टेस्ट अगेन। बट वैसे मैं आपको बताऊं, CLB 5 या CLB 7 लाना कोई मुश्किल नहीं है। इट्स प्रीटी इजी, स्पेसिफिकली फॉर दोज स्टूडेंट्स जो कि चाहे उनको इंग्लिश ना भी आती हो और कनाडा आ गए हैं, लेकिन वो 2-3 साल की उन्होंने पढ़ाई भी कर ली है, वो भी इंग्लिश में पढ़ाई की है, तो आई एम श्योर ऑब्वियसली ये CLB 5 या CLB लाना उनके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। देखिए, अब पिक्चर एक बिल्कुल क्लियर नजर आ रही है, धीरे धीरे सब कुछ साफ नजर आ रहा है कि कैनेडियन इमिग्रेशन सिस्टम एक साफ आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, स्पेशली फर्स्ट फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, कि देखिए भाई, यू आर मोस्ट वेलकम टू कम ओवर टू कनाडा एंड स्टडी, बट प्लीज डोंट एक्सपेक्ट अस टू गिव यू पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट। सिंपल, ये एक मैसेज बिल्कुल क्लियर किया जा रहा है फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। And second point is for closed work permit holders. Guys, you're most welcome to come to Canada since you're spending moolah. You're most welcome to come over. But अगर आप की सेक्टर्स में जॉब नहीं कर रहे हैं, then please अपने स्पाउसेस को अपने घर में रखिए, उनको यहाँ पे लाने की जरूरत नहीं है। There is absolutely no space for them. गाइज, एक और बात, 1 नवंबर की तरफ नजर मारिएगा, एक और बड़ी अनाउंसमेंट आने वाली है। हमारे नए फिगर्स को परमानेंट रेजिडेंट्स विल बी अनाउंस, और जिस तरह हम न्यू चेंजेस एंड अपडेट्स सुन पा रहे हैं पिछले कुछ महीनों से, आई थिंक द न्यू नंबर्स विल शॉक अस ऑल। उसके अलावा मुझे पता है आपको ये जो मैं बोलने वाला हूँ ये आपके ईयर्स को अच्छा नहीं लगेगा, यू विल नॉट लाइक व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू, बट लेट्स बी वेरी फ्रैंक, वी हैव टू सी द रियलिटी। और वो ये है कि मुझे अब लग रहा है कि जनरल ड्रॉ, आई कैन बी 2000% रॉन्ग, बट स्टिल जनरल ड्रॉ में जो एक्सप्रेस एंट्री का पॉइंट्स है, आई एम नॉट श्योर कि अब हम कभी 500 से नीचे स्कोर देख पाएंगे। मतलब इन द सेंस द कंपटीशन इज टू हार्ड, द नंबर्स आर गेटिंग लो, इमिग्रेशन इज बिकमिंग टफर। आई एम एब्सोल्युटली नॉट श्योर दैट actually we are going to see the numbers going down below 500 for a general draw ever again. I really want to be wrong here, but this is how the scenario is looking like. Guys, that would be all. Thank you so much for watching this video. I'm sure आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे, और उसी के हिसाब से आप अपनी कनाडा की जर्नी आप प्रिपेयर करेंगे एंड प्लान आउट करेंगे। वेल, आई विश यू ऑल वेरी बेस्ट। आई एम श्योर आप में से हर कोई कनाडा का परमानेंट रेजिडेंट बन पाए। Dad, thank you so much for watching this video once again, and please subscribe the channel, share with as many people as you can, and press on the like button. And I'll see you in the very next video very soon. Good night, take care, bye bye.